हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोग का विषय है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोग का 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर है। और जो पेपर का कोड है यानी कि आप लोग का जो पेपर का पैटर्न है क्या है बाबू, आप लोग कह सकते हैं NM01 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। आप लोग का ये जो पूर्णांक है ना बाबू, 70 में 70 नंबर जरूर कंप्लीट करा देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के डिमांड पर ही हम ये वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का यानी कि इतना कमेंट कर दिए कि सर आप लोग क्या क्लास 12 का यानी कि आप लोग बायोलॉजी का पेपर लाइए, तो इसीलिए हम इस वीडियो का पेपर का आप लोगों का ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग का संपूर्ण हल के साथ जो पूर्णांक का रहे ना 70 में 70 नंबर जरूर इस वीडियो में देखने के बाद आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नोट सभी पर्सन करने का अनिवार्य रहेगा। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया, सही विकल्प रहेंगे। 4 MCQ पूछे जाएंगे, ठीक है बाबू। 4 MCQ पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला सा प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है कि आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है, यानी कि आवृतबीजी में पौधों में पुंकेसर कौन सा होता है, हमें ये बताना है किसमें होता है। तो नर जननांग होता है। हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, निभाग पाया जाता है, यानी कि बाबू निभाग किसमें पाया जाता है, तो बीजांड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू, बीजांड में पाया जाता है। बी वाला हमारा ऑप्शन लॉक कर देंगे, यही बी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। गा वाला क्वेश्चन पर आते हैं कि एंड्रोजन शराबित होता है, यानी कि एंड्रोजन किससे शराबित होता है, हमें यह बताना है। यानी कि किसके द्वारा शराबित होता है, तो लीडिंग कोशिका द्वारा शराबित होता है, यानी कि हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना बाबू, सभी को दिमाग में धैर्य बना करके इसको वीडियो को अच्छे तरीके से अंत तक जरूर देखेगा, ठीक है। 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा आप लोग को, ठीक है। घा वाला क्वेश्चन दिया गया कि आर्तो चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन बताइए, यानी कि आर्तो चक्र यानी कि जो आप लोगों का ये आर्तो चक्र यानी कि मानसिक धर्म होता है या रजो धर्म होता है, उसको नियंत्रित यानी कि रोकने के लिए, यानी कि जो मतलब बचाने के लिए कौन सा मतलब वो हार्मोन होता है, वो होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा FSH हो जाएगा, कामा LH होता है, वह एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। यानी कि ये तीनों का मतलब वो काम करते हैं, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप लोग का 4 नंबर हो गया वेल कंप्लीट। आगे भी वेल कंप्लीट कराएंगे, यानी कि बताएंगे आप लोग, बस वीडियो के अंत बने रहिएगा। अति लघु उत्तरीय यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग का एक एक नंबर का क्वेश्चन देगा। 5 क्वेश्चन देंगे, 5 नंबर यहाँ से भी अभी यूं कंप्लीट करा दे रहे हैं। देखो का वाला इसमें क्वेश्चन पूछा गया, मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है बाबू, कितने होती है, 46 होती है, यानी कि 46 होती है। ये 4 नंबर आप लोग का लिख करके ये आप लोग का 1 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा, पहला क्वेश्चन लिख करके। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, अगर आप लोग को क्वालिटी लो देखने को मिलेगा तो आप लोग थोड़ा आप लोग अपने मोबाइल की मतलब जो वीडियो की क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। फिर खा वाला क्वेश्चन दिया गया कि मनुष्य में वंशागत ऐसे 2 लक्षण लिखिए जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए क्या लिखना है, इसका आंसर लिखेगा कि मनुष्य में वंशागत ऐसे 2 लक्षण निम्नलिखित हैं क्या, जिनके जीन्स जीन्स गुणसूत्र पर स्थित मतलब होते हैं, यानी कि नहीं होते, हमें ये बताना होते हैं। इनका जो मतलब पहला जो है लक्षण क्या है कि समजात या देही गुणसूत्र होता है। जो दूसरा लक्षण होता है लैंगिक गुणसूत्र होता है, यानी कि सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों का 1 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या, देखिए कि वंशागत का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था, यानी कि किसने किया था, तो हमें यह बताना है। तो इसका देखिए क्या है कि वाल्टर क्या है, वाल्टर सटन है, क्या है, वाल्टर सटन है। और एक वैज्ञानिक और है, वाल्टर सटन और थियोडर बोबरी ने 1902 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। कब किया था, एक बार रिपीट कर रहे हैं बाबू। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, वंशागत और क्रोमोसोमवाद किसने दिया गया था, तो वाल्टर सटन और थियोडोर बोबरी ने 1902 यानी कि 1902 ईस्वी में प्रस्तावित किया था इस मतलब वाद को, यानी कि नियम को, ठीक है। ये भी आप लोग का 1 नंबर बेल कंप्लीट हो गया, ठीक। और घा वाला क्वेश्चन देगा की स्टोन प्रजाति क्या है, यानी कि की स्टोन प्रजाति क्या है। तो हेडिंग बना लीजिएगा प्यारा सा छोटा एक मतलब बना लीजिएगा क्या कि की स्टोन प्रजाति। तो इसमें इसका परिभाषा लिखना है, क्या लिखना है कि किसी परिस्थिति तंत्र में अन्य प्रजातियों का आबादी पर अहम प्रभाव डालने वाली प्रजातियों को ही की स्टोन प्रजाति कहते हैं बाबू। 1 नंबर ये वाला भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया ना। फिर अड़ा वाला क्वेश्चन यानी कि 5वां क्वेश्चन दिया गया कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्यों में जो निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन जो क्रिया होता है डिम्ब वाही नलिका या फेलोपियन ट्यूब पे होता है, ठीक है। ये वाला भी आप लोगों का बेल कंप्लीट हो गया। तो 5 नंबर का आप लोग का अति लघु उत्तरीय हो गया। 4 नंबर वाला यानी कि 9 नंबर आप लोग का बेल कंप्लीट यहाँ तक हो गया। और आप लोगों का टोटल जितने भी 70 नंबर का ये पूर्णांक है उसको भी कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहो धैर्य बना करके। और जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया, क्या दिया गया है,
लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन देंगे आप लोगों का और 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन देगा। 10 नंबर यहाँ से भी अभी यूं आप लोगों को कंप्लीट करा दे रहे हैं। देखो अभी देखो क्या वाला क्वेश्चन दिया गया इसमें, क्या कि लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए, यानी कि इसके हार्मोन का नाम लिखना है। तो इसका हार्मोन का जो नाम है टेस्टोस्टेरोन है, यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, ये वाला भी आप लोगों का 2 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खा वाला कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, यानी कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं हमें ये बताना है। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखिएगा, बहुभ्रूणता हेडिंग डाल दीजिएगा। इसमें लिखिएगा कि जब एक ही बीजांड बीज या निषेचित अंडाणुओं से एक ज्यादा भ्रूण विकसित होते हैं तो बहुभ्रूणता कहलाती है। ये भी आप लोग का 2 नंबर वेल कंप्लीट हो गया लिख करके। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अनिषेक फलन क्या है, यानी कि अनिषेक फलन क्या होता है हमें ये बताना है। तो अनिषेक फलन आप लोग को हेडिंग बना लेना है ब्लैक पेन से। इसमें लिखना होगा क्या, आप लोग देखिए ये रफ कॉपी में इसको लिखते चलिएगा और एक बार आप लोग इसको रिवीजन कर लेंगे। बस आप लोग जा करके छाप दीजिएगा, 70 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया अनिषेक फलन, इसमें क्या लिखना होगा कि अनिषेक फलन में कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के फल विकसित होता है और इन फलों को के बीज नहीं होते हैं और उन्हें बीज रहित या कुंवारी फल भी कहते हैं, यानी कि कुंवारी फल भी कहा जाता है। और उदाहरण के तौर पर आप केला ले सकते हैं, अनानास ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, तरबूजा ले सकते हैं, इत्यादि होते हैं। ठीक है, यह भी आप लोगों का 2 नंबर बिल कंप्लीट हो जाएगा गा वाला क्वेश्चन लिख करके। फिर घा वाला इसमें क्वेश्चन दिया गया है बीज क्या है, यानी कि जो सीड्स होता है क्या होता है, एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए, यानी कि एक बीज का मतलब संरचना, यानी कि थोड़ा सा आप लोग को ऐसे डायग्राम बना लेना है और आप लोग को इसको मतलब संरचना बना देना और उसके वर्णन करना है, यानी कि उनके बारे में लिखना होगा। थोड़ा सा लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 वर्ड में लिखना है, यानी कि 20-30 वर्ड में। तो बीज क्या है सबसे पहले ये बता देते हैं। बीज एक बीज आवरण है और यह भ्रूण से बना होता है जिसे बीज कहते हैं। बीज के 3 भाग होते हैं, भ्रूण होता है, एंडोस्पर्म होता है और बीज कोट होता है। ठीक है, आप लोग इसको फिगर मन करेगा बना लीजिएगा। ये वाला भी आप लोगों का ये वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं लिखना बाबू। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन दिया है सहायक जनन तकनीक को परिभाषित कीजिए और IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF का फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का विवरण दीजिए, यानी कि विवरण देना है। तो देखिए सहायक पहले जनन तकनीक को परिभाषित करते हैं और आप लोग को बताते हैं। देखिए सहायक जनन आप लोग को तकनीक हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें क्या लिखना होगा कि बांझपन का इलाज करती है और यह बांझपन का इलाज करती हैं और इस उपचार के पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडे दोनों शामिल होते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सहायक जनन तकनीक कहलाती है। इसमें और भी लिखना चाहें तो आप लोग को क्या लिख देना है, यहाँ पर आप लोग और भी लिखना चाहे ये IVF वाला भी लिखना चाहे तो यह प्रक्रिया यानी कि IVF की प्रक्रिया जो होती है इसमें लिखना होगा। IVF का जो फुल फॉर्म होता है इसको आप फिर से बता दे रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि IVF क्या यह एक प्रक्रिया महिला के शरीर के अंडे निकाले और फिर भ्रूण के बनाने के लिए आप लोगों को शुक्राणुओं से इसे जोड़कर शुरू होती है और यह भ्रूण से फिर महिला के शरीर में वापस हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को IVF तकनीक कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी आप लोगों का 2 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा का वाला क्वेश्चन दिया गया है कि लिंग का वाला क्वेश्चन दिया गया, लिंग गुणसूत्र से क्या तात्पर्य है, स्त्री और पुरुष में किस प्रकार का लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, हमारा ये बताना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये 2 नहीं 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या है आप लोगों का यहाँ पर बता रहे हैं कि लिंग गुणसूत्र से क्या तात्पर्य है, यानी कि लिंग गुणसूत्र से क्या तात्पर्य है तो इसका आंसर लिखेगा यानी कि सेक्स क्रोमोसोम से क्या तात्पर्य है तो इसका लिखेगा कि इसका आंसर की लिंग गुणसूत्र हेडिंग बना दीजिएगा। इसमें लिखना होगा कि बाबू क्या लिखना होगा कि किसी जीव के लिंग को निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को ही लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर लिखना होगा स्त्री और पुरुष में किस प्रकार से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं तो निम्नलिखित रूप से गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को क्या लिख लेना है, आप लोगों को देखिए क्या लिख लेना है, यहाँ पर लिखना होगा गुणसूत्र पाए जाते हैं जैसे कि आप लोगों का मनुष्यों में आमतौर पर देखो X पाया जाता है, फिर यहाँ पर X पाया जाता है, फिर XX पाया जाता है, XY और X पाया जाता है, यहाँ पर XY और XY पाया जाता है। 3 नंबर ये आप लोगों का लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्त्री और पुरुष में किस प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है तो XX पाया जाता है और XY पाया जाता है। आप लोग का ये हो जाएगा। लिंग गुणसूत्र का तो तात्पर्य तो बता ही दिए, ये वाला भी आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन खा वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं, इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसका नंबर यहाँ पर दिया गया, ये 3 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। यौन संचारित रोग से आप क्या तात्पर्य यानी कि क्या मतलब है हमें यह बताना है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग क्या लिखिएगा कि
इसका आंसर आप लोग को क्या लिखना होगा, यौन संचारित आप लोग को क्या है देखिए कि रोग यानी कि जो डिजीज होते हैं उनको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को लिखेगा यौन संचारित यानी कि यौन संचारित रोग यानी कि STI इसे शॉर्टकट में कहते हैं। वह रोग हैं जो यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संचारित होते हैं और इन रोगों के कारण विभिन्न प्रकार के जीवाणु यानी कि वायरस और परजीवी हो सकते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। इससे बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। क्या है, इससे बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। कौन कौन से हैं कि सुरक्षित यौन संबंध कंडोम का उपयोग करें। यह पहला हमारा उपयोग क्या हो जाएगा, देखो बाबू, यानी कि उपाय क्या हो जाएगा, सुरक्षित यौन संबंध कंडोम का उपयोग करें। और जो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि एक साथी के साथ रहना, कई साथियों के साथ यौन संबंध ना करें, ये वाला हमारा हो जाएगा दूसरा। और जो तीसरा वाला हमारा हो जाएगा क्या कि यौन स्वास्थ्य जांच, नियमित रूप से यौन स्वास्थ्य जांच कराएं, ये तीसरा हमारा हो जाएगा। और जो चौथा हो जाएगा टीकाकरण यानी कि हेपेटाइटिस बी और क्या हो जाएगा HPV यानी कि HPV के लिए टीकाकरण कराएं। और जो हमारा अगला हो जाएगा पांचवा उपाय भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या, देखिए आप लोग को इतना इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को देखिए इसमें 3-4 से ही उपाय लिखना है, क्योंकि आप लोग का अगर कुछ भूल जाएं तो कुछ याद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग का जो पांचवा हमारा उपाय हो जाएगा शिक्षा और जागरूकता यौन संचालित रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट। और एक और अभी आप और के तौर पर आप लोग लिख दीजिएगा क्या कि यौन संबंधों के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखें। बस आप लोग का ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि इसका भी आप लोग का 3 नंबर वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आगे भी आप लोग का आएगा। ठीक है, गा वाला क्वेश्चन यहाँ पर ही जाएगा, मेंडल को प्रभावता के नियम को समझाए, यानी कि मेंडल के प्रभावता को हमें नियम को बताना है। तो इसका देखिए क्या हो सकते हैं, इसका नियम जो होता है मेंडल के प्रभावता का नियम, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, ब्लैक पेन से इसमें लिखना होगा कि मेंडल के प्रभावता के नियम के अनुसार जब एक ही लक्षण 2 अलग अलग गुणों वाले वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, यानी कि संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन वही गुण दिखता है जो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। ये वाला हो जाएगा। फिर इसमें आगे लिखेगा कि यह नियम जो गुण प्रकट होता है जो उसे प्रभावी गुण कहते हैं, वही जो गुण बिल्कुल प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी गुण कहते हैं। बस बाबू 3 ही नंबर का क्वेश्चन है, इससे आगे नहीं लिखना है। आप लोग का 3 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया कि मानव को शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि आप लोग को इसका सचित्र वर्णन करके बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आप लोग को फिगर बनाना है, उसके बारे में लिखना होगा। तो आप लोग शुक्राणु का आप लोग को क्या कर लेना है, डायग्राम बना लेना है। ठीक है, मानो शुक्राणु का आप लोग डायग्राम बनता है, आप लोग का किस इसी प्रकार से आप लोग का बनेगा, तो इसको आप लोग पुस्तक में देख करके इसको जरूर तैयार करिए। डायग्राम का आप लोगों का कितना 1.5 नंबर मिलेगा, यानी कि 1.5 नंबर मिलेगा और 1.5 नंबर आप लोग को लिखने पर मिलेगा। तो जरूर आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, आसान है। आप लोग को इसके बारे में बता देते हैं शुक्राणु के बारे में। तो देखिए मानव शुक्राणु के बारे में जो होते हैं ये मतलब इसके बारे में बता देते हैं। तो शुक्राणु हेड, मानव के शुक्राणु हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें क्या लिखना होगा, नहीं लिखना नहीं, इसमें देखो क्या होता है, इसमें बता दे रहे हैं कि मानव शुक्राणु की संरचना निम्न प्रकार है। आप लोग इसको लिख दीजिएगा। अब संरचना बनाइए, जो उसके नीचे लिखिएगा क्या कि सिर, यानी कि सिर पहला भाग होता है। मानव शुक्राणु के 4 भाग होते हैं, जिसमें से पहला होता है सिर। सिर में क्या होता है, शुक्राणु का सिर चपटा और अंडाकार होता है। इसमें एक्रोसोम्स का नाभिक होता है और एक्रोसोम गाल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है और यह नाभिक से ऊपर टोपी जैसा आवरण होता है और एक्रोसोम में 5 एंजाइम का स्पर्म लाइसिन होता है। शुक्राणु के सिर को जीन यानी कि होते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। 4 भाग होते हैं, यानी कि देखो मानव शुक्राणु की संरचना में 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं जानते हो, सिर होता है, ग्रीवा होता है, मध्य भाग होता है, पुच्छ होता है। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग क्या बना लेना, ग्रीवा को बनाना, यानी कि दूसरा हेडिंग क्या हो जाएगा, ग्रीवा हो जाएगा। लिख दे रहे हैं बाबू, ग्रीवा हो जाएगा। इसमें क्या लिखना होगा कि यह शीर्ष के नीचे छोटा सा भाग होता है, इसमें से माइटोकॉन्ड्रियल बैंड अच्छे तंतुओं का चारों ओर उपस्थित होता है। ये दूसरा हो जाएगा। और जो हमारा तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरा भाग में क्या हो जाएगा, मध्य भाग, यानी कि आप लोग का ये मध्य भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मध्य भाग आप लोग को हेडिंग बना लेना है। इसमें क्या लिखना होगा, मध्य भाग। इसमें लिखना है कि इसे शुक्राणुओं का ऊर्जा केंद्र यानी कि पावर हाउस कहते हैं। मध्य भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौथा जो लास्ट हमारा बनाइएगा, क्या बनाइएगा, पुच्छ बनाइएगा, यानी कि टेल बना लीजिएगा। आप लोग का ये क्या हो जाएगा, पुच्छ हो जाएगा, यानी कि टेल हो जाएगा। इसमें क्या लिखना होगा कि यह शुक्राणुओं का अंतिम व सबसे लंबा भाग होता है। पुच्छ अक्षीय तंतु की बनी होती है। पुच्छ की सहायता से शुक्राणु गति करता है। बस इतना लिख दीजिएगा। आप लोग का 3 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है,
फिर अगले क्वेश्चन पर पांचवें पर आते हैं। पांचवें का क्या दिया गया, डार्विनवाद क्या है, टिप्पणी लिखे, यानी कि इसकी परिभाषा लिखना है, बताना है। देखो बाबू, ये आप लोगों को सभी क्वेश्चन का कहते हैं ना कि आंसर बता रहे हैं, तो इसीलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंतर बने रहो, धैर्य बना करें। डार्विनवाद पर टिप्पणी लिखना, तो हेडिंग बना लेना है डार्विनवाद, यानी कि इसमें लिखना होगा कि क्या लिखना है, जैविक विकास का एक सिद्धांत है जिसे चार्ल्स डार्विन ने अन्य लोगों को विकसित किया था, और यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जीवों की प्रजाति छोटी छोटी वंशानुगत विविधताओं के जरिए विकसित होती है, और इन विविधताओं के कारण जीवों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और वह जीवित रह सकते हैं और प्रजनन कर पाते हैं। डार्विनवाद के बारे में निम्नलिखित घटक या मुख्य घटक होते हैं, जैसे कि पहला जो होता है विविधता होता है, दूसरा जो होता है विरासत होता है, जनसंख्या वृद्धि तेजी दर होता है, और विभिन्न जो अगला होता है विभिन्नता में जीवित रहना और प्रजनन होता है, प्राकृतिक चयन होता है। ये वाला भी आप लोग का 3 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो, यानी कि टिप्पणी लिख करके बताना है, जिसमें से आ वाला क्वेश्चन दिया टर्नर सिंड्रोम दिया गया, यानी कि टर्नर सिंड्रोम पर हमें बताना है। तो हेडिंग बना लीजिएगा टर्नर सिंड्रोम। इस पर लिखना है क्या कि जिन महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम होता है उनमें से एक्स क्रोमोसोम्स का एक प्रति गायब होता है और आंशिक रूप से गायब होती है या बदल जाती है, तो मोनोसोमी एक बदल जाती है, जिसे ही क्या कहते हैं, यानी कि टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। फिर इसमें क्या लिखना है कि एक्स गुणसूत्र के पूर्ण अनुपस्थित आमतौर पर पिता के शुक्राणु या माता के अंडे में त्रुटि के कारण होती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर के प्रत्येक कोशिका में केवल एक्स गुणसूत्र होता है, यानी कि हमारा कौन सा 3 नंबर, इसमें भी आप लोगों का 3 नंबर नहीं कंप्लीट होगा बाबू, ये 1.5 नंबर होगा, यानी कि 1.5 नंबर 1.5 नंबर हो जाएगा आप लोग का। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया बा वाला पर टिप्पणी लिखना क्या है कि क्राइडू-चेट सिंड्रोम क्या है, इसमें बताना है, तो इसको हेडिंग बना लेना है। और इसमें लिखना होगा कि यह एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार है जो गुणसूत्र 5 के एक हिस्से के गायब होने की वजह होता है, और इसके विकार के बारे में निम्नलिखित बातें होती हैं, यानी कि निम्नलिखित तथ्य होते हैं, जो कि पहला होता है कि इस सिंड्रोम का नाम शिशु को रोने की आवाज़ में रखा गया जो बिल्ली की तरह ऊंची होती है। और जो दूसरा हमारा पॉइंट इसमें बनाइएगा कि यह विकार माता पिता के किसी काम की वजह से नहीं होता है, और जो तीसरा लिखेगा कि इस विकार में ग्रस्त शिशुओं को ये लक्षण दिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी हमारा 3 नंबर टोटल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया जियो पेटेंट क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य बताना है, यानी कि जियो पेटेंट के बारे में बताना है। तो इसका हमें आंसर लिखेगा कि जियो पेटेंट के बताना है। तो जियो पेटेंट या बायो पेटेंट जीव विज्ञान के क्षेत्र में किसी आविष्कार किए गए दायर किया जाने वाला पेटेंट होता है। ये यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि किसी आविष्कार को सीमित समय के लिए संरक्षित करना ही जियो पेटेंट कहलाता है। बस इतना लिख दीजिएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित होता है। जियो पेटेंट कोई व्यक्ति की संस्था किसी जैविक पदार्थ का उत्पादन एकमात्र अधिकार हासिल कर लेता है। फिर अगला लिखिएगा क्या कि पेटेंट के तहत किसी भी दूसरे व्यक्ति को संस्था या उसके वस्तु का उत्पादन करने में एकाधिकार रखने के लिए व्यक्ति को संस्था की अनुमति मिल जाती है। बस इतना लिख दीजिएगा, 3 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है भ्रूण कोश के विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि सुंदर सा चित्र बनाकर किसी बारे में लिखना है। तो भ्रूण कोश के देखिए क्या हो जाएगा, आप लोग को इसमें लिखना होगा क्या, भ्रूण कोश के विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन इस प्रकार है। पहले आप लोग को फिगर बना लेना है, यानी कि आप लोग को पहले चित्र बना लेना है। चित्र आप लोग भ्रूण कोश का बना लीजिएगा, फिर उसके नीचे क्या लिखेगा, जो हम बता रहे हैं उसको लिखना है। क्या है, पहले लिखेगा केंद्रीय भ्रूण कोश, पहला हेडिंग बना लीजिएगा। फिर इसमें लिखना है कि इस भ्रूण कोश में विभाजन के समय भ्रूण कोश केंद्र स्वतंत्र रूप से विभाजित हो रहता है और विभाजन के साथ भित्तियों का निर्माण करता हो नहीं होता है। और विभाजन के बाद बने केंद्र को भ्रूण कोश के परिधि से केंद्र के विन्यासित हो जाते हैं। फिर कोशिकीय भ्रूण कोश बनाइएगा। इसमें लिखेगा कि इस भ्रूण कोश में भ्रूण कोश केंद्र के प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और इस प्रकार पूरा क्या हो जाता है, भ्रूण कोश अनियमित व्यवस्था वाली कोशिकाओं का एक ऊतक होता है। फिर हिलोवियल भ्रूण कोश बनाइएगा। इस भ्रूण कोश में भ्रूण कोश केंद्रक के पहले विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और इसके बाद दोनों केंद्र भ्रूण कोश का अलग भाग हो जाते हैं, यानी कि आप लोगों का अलग भागों से स्वतंत्र रूप से विभाजित हो जाते हैं। ये वाला भी आप लोगों का लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर ये वाला भी कंप्लीट होगा कब, जब आप लोग इसका चित्र के साथ आंसर देंगे तब। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 वाला की माइक्रो
राइजा क्या है, यानी कि माइक्रो राइजा क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी की तो हेडिंग बना लीजिएगा माइक्रो राइजा। इसमें लिखना होगा कि पौधों की जड़ों की कवक और कवक के बीच में पाया जाने वाला एक सहयोगी संबंध है। इस संबंध के पौधों के कवक को कार्बन और शर्करा को देता है और बदले में कवक पौधों के और पानी को पोषक तत्व देता है माइक्रो राजा से। आप लोगों को निम्नलिखित बातों भी कह सकते हैं। माइक्रो राजा को कवक मूल भी कहा जाता है, यानी कि कवक मूल या यह संबंध क्या है, लगभग 500% भूमि में पाया जाता है। बस इतना लिख दीजिएगा, आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखा सहभोजिता, यानी कि क्या है, सहभोजिता क्या है, यानी कि सप्रभावता का वर्णन कीजिए, यानी कि सप्रभावता और सहभोजिता एक ही होता है। तो इसमें लिखिएगा कि एक जीव को लाभ होता है, दूसरा अप्रभावित रहता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, एक जीव के लाभ होता है और दूसरा अप्रभावित होता है। यानी कि उदाहरण के लिए एक जीव दूसरे जीव के लिए विटामिन जैसे आवश्यक विकास कारक प्रदान कर सकता है। मिट्टी के जीवों को इस प्रकार से क्रॉस फीडिंग आमतौर पर है। और सहभोजिता विपरीत के सहभोजिता जहाँ एक जीव के नुकसान होता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है, जिसे सहभोजिता कहते हैं। बस इतना विस्तार पूर्वक से वर्णन कर दीजिएगा, 3 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया, ड्रग क्या है, यानी कि ड्रग्स क्या है, यानी कि और स्मेक और चरस, यानी कि स्मेक और चरक से कहाँ से प्राप्त करते हैं ये बताना है। तो देखिए इसमें लिखना होगा ड्रग्स, यानी कि जो ड्रग्स होता है क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों को ड्रग के बारे में बताना है। तो ड्रग जो होता है उसको यानी कि एक प्रकार की क्या होती है, इसमें लिखेगा आप लोगों को ड्रग के बारे में बताना है। तो ड्रग इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ड्रग और इसमें जो बनाया जाता है उसको हम बता दे रहे हैं। देखो क्या ड्रग वाला भी बता दें क्या, इसमें आप लोग एक ही मेरा आंसर लिखिएगा कि इसमें बनाने के लिए अफीम दूसरे पदार्थों के शामिल किया जाता है, फिर अफीम बनती है। और चरस, अगर चरस की बात करें तो यह एक कैनोबिस नाम का पौधा है और इस पौधे को रेजिन निकलता है और रेजिन भी इस पौधे का हिस्सा है। रेजिन पेड़ पौधों को निकलने वाला एक चिपचिपा मटेरियल है, यानी कि पदार्थ है। और ऐसे ही चरस का यानी कि हशीश और हैश कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का अफीम और ये वाला हो जाएगा। ड्रग जो होती है एक प्रकार की क्या होती है, यानी कि यानी कि आप लोगों को नशीली पदार्थ होती है। ड्रग क्या है, एक प्रकार की नशीली पदार्थ। इसका भी आंसर आप लोग को बता दिए। 3 नंबर आप लोग का बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट पर टिप्पणी की है। तो अनुवांशिक कूट आप लोग को हेडिंग बनाना है। इसमें लिखना होगा कि क्या लिखना होगा कि एक सेट जो डीएनए को 20 अमीनो यानी कि 20 अमीनो एसिड को में बदलने को निर्देश देता है, जो जीवित कोशिकाओं को प्रोटीन के मूल इकाइयों को यानी कि इकाइयां हैं। और अनुवांशिक कोड या मतलब कूट जो होता है कोडान से बना होता है, जो न्यूक्लियोटाइड के 3 अक्षर वाली श्रृंखलाएं होती हैं, जिसे अनुवांशिक कूट कहते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा, 3 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है। क्या दिया गया है कि मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का भविष्य होता है, स्पष्ट कीजिए, यानी कि स्पष्ट करना है। तो इसका जो 3 होता है मानव भ्रूण के 3, इसका आंसर लिखेगा मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तर, यानी कि एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म का भविष्य है कि ये सभी अंगों की संरचना का जन्म देता है। एंडोडर्म में लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा एंडोडर्म पहला कि यह आंतरिक परत होता है और फेफड़े, आंत, थायराइड, अग्नाशय और मूत्राशय के विकास में मदद करता है। मेसोडर्म बना लीजिएगा, यह मध्य भाग परत होती है और हृदय, संचार प्रणाली और तंत्रिका तंत्र, आंखें, आंतरिक कान और कई संयोजी ऊतकों के विकसित मदद करती है। यानी कि क्या बताना बाबू, हृदय बताना। इसमें लिखना है मेसोडर्म में, फिर से लिख लो बाबू, दूसरे में क्या लिखना है, क्या कि यह मध्य परत होता है। ठीक है, और हृदय, संचार प्रणाली, हड्डियों, मांसपेशियों और गुर्दे के लिए विकास में मदद करता है। ठीक है, एक्टोडर्म में तीसरा में लास्ट में लिखेगा कि एक्टोडर्म यह ऊपरी परत होता है और त्वचा के बाहर परत तंत्रिका तंत्र, आंखें, आंतरिक कान और कई संयोजी ऊतकों से विकसित मदद करती है। ये वाला भी आप लोग का लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अथवा करके दिया गया जाएगा कि शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो एक आंसर आप लोग को बता दिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको भी आप लोग स्वयं से क्वेश्चन बैंक से या कहीं से भी आप लोग को तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है दो बीजपत्री भ्रूण का विकास का वर्णन कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, अथवा करके दिया गया कि पर परागण क्या है, इससे होने वाले लाभ और हानि का उल्लेख कीजिए। तो चलिए पहला आंसर बता देते हैं। तो द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन, यानी कि इसका वर्णन करके बता दे रहे हैं आप लोग को। इसका लिखना है क्या कि द्विबीजपत्री का मतलब क्या बनाना लेना है आप लोग को, हेडिंग सबसे पहले ब्लैक पेन से बताना। 5 नंबर का क्वेश्चन तो हेडिंग बना लेना है ब्लैक पेन से कि द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास। इसका इसमें लिखना होगा कि जब निषेचन के पश्चात युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि जायगोट का निर्माण होता है, तब यह जायगोट विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है। और सर्वप्रथम भ्रूण के विकास का अध्ययन कैप्सुला ने किया था और क्रूसीफेरा कुल केस दर्शाता है। जायगोट
अनुपस्थित रूप से विभाजित होता है तथा 2 कोशिका बनता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अगर आप भी और भी लिखना चाहे तो इतना लिख लीजिएगा। आप लोगों का 5 नंबर ये बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन दिया गया निषेचन क्या है, यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फिर मानव में निषेचन कहाँ होता है और किस प्रकार होता है, इसको बताना है, विस्तार पूर्वक से बताना है। समझ लो ना। देखो क्या है निषेचन, यानी कि निषेचन जो होता है कहाँ पर होता है निषेचन, तो आप लोग जानते हो जब नर और मादा आपस में क्या करते हैं, आपस में आप लोग मतलब आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसे ही निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा आपस में, तो यहाँ पर देखिए निषेचन क्या होता है जानते हो, जब नर और मादा आपस में संबंध बनाते हैं जिसे निषेचन कहते हैं। बस ये हो जाएगा। फिर मानव में निषेचन कहाँ होता है इसको और किस प्रकार होता है इसको लिख लीजिएगा कि देखिए मानव में निषेचन जो होता है डिम्बवाही नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। और निषेचन की प्रक्रिया जो होती है निम्नलिखित प्रकार से होती है, जैसे कि आप लोग कैसे लिख सकते हो कि मैथुन और ओवुलेशन यानी कि मैथुन के दौरान स्खलन के निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये वाला हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें और भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। आप लोगों का ये हो जाएगा। और अथवा करके दिया गया, इसमें और करके दिया गया, यानी कि आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा कि जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए, यानी कि जनसंख्या विस्फोट और निवारण पर निबंध लिखना है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जनसंख्या विस्फोट वाला आप लोग स्वयं से भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बना करके भी लिखेंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-4 नंबर कोई नहीं दे सकता है वो लाने से। ठीक है, तो यही आप लोग का कक्षा 12 का देखिए कहे थे ना बाबू, स्टार्टिंग में आप लोग को कहते कि सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, बस आप लोग वीडियो के अंतर बने रहिएगा। यही आप लोग का कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर था, यानी हम 01 का कोड का था। आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिया आप लोग को। ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हैं तो इसीलिए आप लोग को वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास भेज देना, यानी कि शेयर कर देना, सेंड कर देना है, यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं प्यारे प्यारे उनके पास सेंड कर देना है। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।